हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल। आई होप ऑल आर वेल एंड गुड। मैं हूं आपका अपना रोहितास राजपाल गिनताला। एज वी ऑल नो दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर सॉल्यूशन एंड टिल आवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस which are based upon the Raoult's law, and we also solved the in-text question 2.8 in our previous class, which is again based on the Raoult's law. And today we are going to discuss one of the most important topic of the chapter, rather we can say that is the backbone of the chapter, which is colligative properties. Colligative properties. So let's have a brief idea about the colligative properties before discussing in the detail. तो colligative properties क्या होती है बच्चों? मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कंटेनर है, एक हमारे पास क्या है, कोई कंटेनर है, इसमें हमने कोई एक सॉल्वेंट फिल कर रखा है बच्चों। क्या फिल कर रखा है? हमने एक सॉल्वेंट फिल कर रखा है। इस सॉल्वेंट में हमने ऐड कर दिया बच्चों कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये क्या था पहले? ये सॉल्वेंट था बच्चों, इसमें हमने ऐड कर दिया क्या? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और जब हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो ये क्या बन चुका बच्चों? एक सॉल्यूशन बन चुका है। अब इस सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन दीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। जब हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया और सॉल्यूशन बना दिया तो कुछ प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। क्लियर? उनमें से कुछ है जैसे कि वेपर प्रेशर आपका, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ये कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जो क्या हो जाती है, स्लाइटली चेंजेस शो करती हैं। क्लियर? सो दीज प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनमें चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं बच्चों? इनमें चेंजेस आ रहे हैं जब आप क्या ऐड कर रहे हो, उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रही हो। क्लियर? इफ वी ऐड द फ्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट। क्लियर? सो सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज are depend upon the number of particles of non-volatile solute. These properties are known as colligative properties. These properties are known as colligative properties. जो किससे डील कर रही हैं? जो डील कर रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। क्लियर? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। उसको ये मतलब नहीं है कि वो पार्टिकल की नेचर क्या है, वो पार्टिकल कौन है। क्लियर? किस पे डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। क्लियर? ये गब्बर सिंह की तरह है ना, उनके लिए क्या मतलब है कि कितने पार्टिकल्स थे, कौन पार्टिकल्स है मतलब नहीं है। क्लियर? सो वी में डिफाइन एज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। The physical properties of the solution which depend upon the number of solute particles irrespective of their nature are known as colligative properties. ये क्या बच्चों? colligative properties है। किस पे डिपेंड कर रही है ये number of solute particles पे डिपेंड कर रही है। उसके नेचर से उसको खास मतलब नहीं है। That doesn't deal with the nature of solute. It deals only with the number of particles of solute. Clear? अब बच्चों हम बात करें कि हमारे पास कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो हमें स्टडी करनी है। सो बात करते हैं कि नंबर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। सो वी हैव टोटल नंबर ऑफ 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारे पास? वी हैव द 4 नंबर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। एंड द फर्स्ट वन इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव lowering of vapor pressure, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों आपकी रिलेटिव lowering of vapor pressure। सेकेंड वन इज द elevation of boiling point, elevation of boiling point। थर्ड इज द depression of freezing point, depression of freezing point। and last but not the least is the osmotic pressure। These are the 4 number of colligative properties which we are going to discuss one by one। relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure। क्लियर? तो ये 4 वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनकी हमें बात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
तो करते हैं बच्चों स्टार्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस इन डिटेल लेट्स हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द वेपर प्रेशर। तो याद करो बच्चों, हमने हमारी किसी एक क्लास के अंदर जब राउट्स लॉ की बात की थी, राउट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस, राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स की हमने बात की थी। तो वहां पर हमने वेपर प्रेशर की स्टडी की थी। किसकी स्टडी की थी हमने बात की थी वेपर प्रेशर की। और हमने ये भी बात की थी कि जो वेपर प्रेशर की स्टडी है बच्चों, वो हम लिक्विड सॉल्यूशंस पे कर रहे हैं। कौन से टाइप के सॉल्यूशंस पे? लिक्विड सॉल्यूशंस पे हम स्टडी कर रहे हैं। और हमने ये भी बात की थी कि जो लिक्विड सॉल्यूशंस है बच्चों, वो 3 टाइप के होते हैं, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। और हमने ये भी बात की थी दैट गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैज बीन डिस्कस्ड व्हेन वी स्टडीड अबाउट द हेनरीज लॉ एंड लिक्विड सॉल्यूशंस हमने उस क्लास में डिस्कस किया था जब हमने राउट्स लॉ की बात की थी। और वहां पर हमने ये भी बात की थी दैट थर्ड वन इज दैट सॉलिड एंड लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी डिस्कस्ड लेटर व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और आज बच्चों हम उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम इस टाइप के लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आई होप आपको वो क्लास याद आई है। यदि नहीं याद आई है तो यहाँ कोने में एक आई बटन दिख रहा होगा आपको, उस आई बटन पे क्लिक करके आप उस क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इस क्लास में आपके लिए इजी रहेगा। इस क्लास को आप वहां से कोरिलेट कर पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि यहाँ पर जो आपको आई बटन दिख रहा है इस कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करके उस क्लास को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें और उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करें ताकि आपके लिए इजी रहे इस क्लास को, उससे आप कोरिलेट कर पाएं। सो लेट्स कंटिन्यू। बात करनी है हमें लिक्विड सॉल्यूशन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड की और उसके अंदर बात करनी है हमें वेपर प्रेशर की। तो एक बार ब्रीफ आइडिया लें, दरअसल वेपर प्रेशर क्या था, है ना। एक बार हल्का सा रिवीजन लेते हैं। हमें पता है वेपर प्रेशर के लिए हमने जब बात की थी, तो वेपर प्रेशर की जब हमने बच्चों बात की तो हमने बात की थी कि मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें हमने कोई लिक्विड फिल कर रखा है और इस लिक्विड के नीचे आपने आग लगा रखी है। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। और वेपर चारों तरफ वॉल ऑफ कंटेनर पे स्ट्राइक करेगी और कन्वर्ट किस में होगी? वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों प्रोसेस के बीच में इक्विलिब्रियम मिल जाएगा आपको, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इन दोनों की रेट जब इक्वल हो जाएगी तो वहां पर क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा? वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। एंड एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ये जो वेपर प्रेजेंट है बच्चों, ये जो वेपर है, ये वेपर इस लिक्विड की सरफेस पे क्या एक्सर्ट करेंगी? ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, प्रेशर अप्लाई करेंगे इसकी सरफेस पे। और यही प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है। क्या होता है ये? यही वेपर प्रेशर होता है। हमने डिफाइन किया था दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। ये हमने बात की थी वहां पर। अब हमें उसी वेपर प्रेशर को अप्लाई करना है सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पे। किस पे? सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पे। तो बच्चों जब हम बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस, किस टाइप के सॉल्यूशंस की? सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की। और सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर भी स्पेसिफिक ये है कि हमने जो सॉल्यूट ऐड कर रखा है वो कैसा सॉल्यूट है? वो आपका एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। कैसा बच्चों? वो एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। हमने किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन को समझने के लिए एक बार फिर से हम बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें हमने कोई एक लिक्विड सॉल्वेंट फिल कर रखा है। क्या फिल कर रखा है बच्चों? एक लिक्विड सॉल्वेंट फिल कर रखा है। इस सॉल्वेंट में हमने ऐड कर दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड कर दिया बच्चों? हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। जब हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर है बच्चों, वेपर प्रेशर हो जाता है इसका कम, वेपर प्रेशर इसका रिड्यूस हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। इस प्रोसेस को बोल देते हैं हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या हो गया ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम बात करें कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों हुई, यानी वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ। द रीजन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हम यदि बात करें तो मान लेते हैं कि ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है, जब तक हमने इसके अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया था, जब हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया था बच्चों, तो मान लेते हैं इस लिक्विड की सरफेस पे, इसकी सरफेस पे 10 नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। कितने बच्चों? 10 नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। कहां पर? इस लिक्विड की सरफेस पे। ये मैं एज्यूम कर लेते हैं।
तो इसकी सरफेस पे 10 नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सारे पार्टिकल सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है। तो ये पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो सकते हैं बच्चों, जब इसको टेम्परेचर राइज करेंगे इसका हम, तो ये पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट होंगे, ये कन्वर्ट होंगे वेपर में। क्लियर, वेपर में कन्वर्ट होंगे और क्या एक्सर्ट करेंगे, वो वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। आफ्टर एडिंग द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, जब हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे बच्चों, तो यहां पर इन पार्टिकल्स के बीच में, ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के बीच में कौन आ जाएंगे, अब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स भी आएंगे। जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स आएंगे तो जो सरफेस पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, उनमें से कुछ पार्टिकल्स को भी वो क्या कर देंगे, उनमें से भी कुछ पार्टिकल्स को रिप्लेस कर देंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूट पार्टिकल्स थे, जो नॉन वॉलेटाइल है, हमने ऐड किए हैं, उन पार्टिकल्स ने किन्हीं 3 नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, जो कि इसकी सरफेस पे प्रेजेंट थे, उसको क्या कर दिया, उनको रिप्लेस कर दिया। क्लियर, ये 3 पार्टिकल्स किसके आ गए बच्चों, ये आ गया आपके नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और ये जो पार्टिकल्स थे, ये किसके पार्टिकल्स थे बच्चों, ये पार्टिकल्स थे सॉल्वेंट के। अर्लियर बिफोर एडिंग द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट देयर वर 10 नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, एंड आफ्टर एडिंग द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट 3 ऑफ देम आर रिप्लेस्ड बाय द नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। नाउ वी नो दैट only the solvent particles can convert into vapor because solute is non-volatile. So before adding the non-volatile solute, there are 10 number of particles present on the surface of liquid which can convert into vapor. But after adding the non-volatile solute, 3 of them are replaced by non-volatile solute which cannot be converted into vapor. So now there are only 7 number of particles which can convert into vapor. So the number of particles present on the surface which can convert into vapor are reduced. Consequently, the vapor pressure also reduced. Vapor pressure क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। क्यों हो गया कम, बिकॉज जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेजेंट थे, जो वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे, उनमें से कुछ पार्टिकल्स को किसने रिप्लेस कर दिया, उनमें से कुछ पार्टिकल्स को सोल्यूट पार्टिकल्स ने रिप्लेस कर दिया। और सोल्यूट पार्टिकल्स कैसे हैं, वो नॉन वॉलेटाइल है, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे। इस वजह से जो वेपर का जो अमाउंट होगा, वेपर का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, वेपर कम फॉर्म होगी। इसी वजह से वेपर प्रेशर में क्या आ गई, कमी आ गई, वेपर प्रेशर कम हो गया। इस प्रोसेस को हमने बोल दिया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो दैट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसकी एक्सप्रेशन की अगर बात करें बच्चों, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की एक्सप्रेशन की यदि हम बात करें, तो हमें पता है कि जब तक ये प्योर सॉल्वेंट था, उसका जो वेपर प्रेशर था बच्चों, दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम मान लेते हैं P1 नॉट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमने क्या मान लिया, P1 नॉट। और जब हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो क्या बन गया, वो बन गया सॉल्यूशन। तो उसका जो वेपर प्रेशर है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उसको हमने मान लिया P1। अब हमने एक बार बात की थी कि 1 हम किसको डिनोट करते हैं, 1 से हम डिनोट करते हैं सॉल्वेंट को, बट यहां पर तो क्या आया हुआ है, सॉल्यूशन आया है। तो बच्चों ध्यान करो कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन में भी तो वेपर किसकी बन रही है, वेपर किसकी बन रही है, ओनली सॉल्वेंट की ही बन रही है, बिकॉज सोल्यूट तो कैसा है, वो नॉन वॉलेटाइल है। तो P1 एक तरह से इनडायरेक्टली सॉल्वेंट को ही डिनोट कर रहा है, बट वो किस कंडीशन में है, अब वो सॉल्यूशन में है। यहां पर क्या था, वो प्योर सॉल्वेंट था, तो प्योर सॉल्वेंट को हमने डिनोट किया P1 नोट से। और जो सॉल्यूशन फेज है, सॉल्यूशन फेज में ही एक तरह से वेपर तो किसकी बन रही है, वो ओनली सॉल्वेंट की ही बन रही है, बट वो सॉल्यूशन में है। सो हमने इसको किससे डिनोट कर दिया, हमने डिनोट कर दिया इसको P1 से। अब हमें पता है कि सॉल्वेंट P1 नोट है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P1 है, और सॉल्वेंट से जब हमने सॉल्यूशन बनाया है तो वेपर प्रेशर क्या हुआ है बच्चों, वेपर प्रेशर हुआ है डिक्रीज, वेपर प्रेशर में हुई है लोअरिंग, वेपर प्रेशर हुआ कम, है ना। इट मींस P1 नोट की जो वैल्यू है वो P1 से ज्यादा है। तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बच्चों, दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो बच्चों, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, उसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा P से। तो वो किसके इक्वल होगा, वो उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। किसके डिफरेंस के इक्वल, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर, यानी डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नोट माइनस P1, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये बात हुई बच्चों किसकी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो हमने अभी तक बात की है लोअरिंग ऑफ वेपर
प्रेशर, और हमें बात करनी है किसकी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो करते हैं बात। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या बच्चों, हमने एक वर्ड ऐड किया यहां पर, दैट इज द रिलेटिव बिफोर द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कि हमने जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात की, हमने उसका आगे वर्ड लगा दिया रिलेटिव। ये वर्ड हमने क्यों लगाया है, बिकॉज हमने इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को किसी से को रिलेट करना है। क्या करना है, हमें को रिलेट करना है। और किससे को रिलेट करना है बच्चों, ये है आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और हमने इसको कोरिलेट करना है। हमने बात करनी है विद रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, विद रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इन दोनों का जो रेशियो है बच्चों, दैट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, द रेशियो ऑफ the lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is known as relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure क्या हो जाएगी बच्चों, that is the ratio of the lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent. Ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is the relative lowering of vapor pressure. Clear? यानी डेल्टा पी क्या है बच्चों, डेल्टा पी आपका P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट। तो ये दोनों एक्सप्रेशन किसके हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन आपके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? अब इसकी थोड़ी डिटेल में बात करते हैं बच्चों। याद करो जब हमने राउट्स लॉ की बात की थी, राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स, वहां पर हमने ये बात की थी दैट वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। और यहां पर जो सॉल्यूशन है बच्चों, इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसका आ रहा है, वेपर प्रेशर आ रहा है सॉल्वेंट का। सो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1। ये राउट्स लॉ अकॉर्डिंग P1 जो है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। और राउट्स ने ये भी बात की थी दैट P1 इक्वल्स टू P1 नोट Chi1, ये हम बात कर चुके हैं। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हमें पता है दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा P विच इज P1 नोट माइनस P1। क्लियर? इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। यह आ गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन P1 नोट माइनस P1। इक्वेशन 1 में हमने बात की थी राउट्स लॉ की। अब यहां पर जो P1 टर्म है बच्चों, P1 टर्म की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से लेके आ सकते हैं। इक्वेशन 1 में हमने P1 की वैल्यू रखी है, दैट इज P1 नॉट इक्वल्स टू दैट इज P1 इक्वल्स टू P1 नॉट Chi1। तो P1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे, कहां से, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो हमें इक्वेशन कुछ ऐसी मिल जाएगी बच्चों दैट डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi1। अब यहां पर इन दोनों टर्म में P1 नोट कॉमन आ रहा है, P1 नोट कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकालेंगे बच्चों इसको, दैट डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नोट 1 माइनस Chi1। तो ये टर्म कुछ ऐसी होगी। अब हमें पता है बच्चों, हमें ये पता है दैट Chi1 प्लस Chi2 इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहां से Chi2 क्या आ जाएगा, 1 माइनस Chi1। Chi2 क्या आ गया बच्चों, 1 माइनस Chi1 आ गया। तो 1 माइनस Chi1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Chi2 लिख सकते हैं। इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Chi2 लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी दैट डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नोट Chi2। और यहां से हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा P अपॉन P1 नोट इक्वल्स टू Chi2, डेल्टा P अपॉन P1 नोट इक्वल्स टू Chi2। क्लियर? ये जो टर्म है बच्चों दैट इज डेल्टा P अपॉन P1 नोट, ये क्या है बच्चों, ये है, ये क्या है, दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी ये टर्म किसकी है, ये टर्म है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और Chi2 क्या है बच्चों, Chi2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यहां से एक स्टेटमेंट निकल के आता है दैट relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute। relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute। और ये स्टेटमेंट है बच्चों राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का। किसका, राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो यहां पर एक राउट्स लॉ फिर से आता है हमारे पास। एक राउट्स लॉ हमने डिस्कस कर रखा ऑलरेडी, दैट वाज द राउट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड। और यहां पर आता है बच्चों राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट।
क्लियर। तो ध्यान में रखना है कि हमारे पास दो राउट्स लो हैं, वन इज द राउट्स लो फॉर वॉलेटाइल लिक्विड, अनदर वन इज द राउट्स लो फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो ये अब जो आपका राउट्स लो फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट स्टेटमेंट क्या हो गया, इसका स्टेटमेंट हो गया दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. That is the statement of Raoult's law for non volatile solute. Clear? ध्यान रह जाएगा बच्चों, Raoult's law दो हैं, one is the Raoult's law for volatile liquid जो क्या था, the vapor pressure of each of the component is directly proportional to its mole fraction in the solution, and यहाँ पर आपका Raoult's law for non-volatile solute, that is the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. Clear? तो जो Raoult's law है यहाँ पर वो किसको एक्सप्लेन करता है बच्चों, वो एक्सप्लेन करता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, जो किसके इक्वल बताइए उसने बताई है इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो एक बार ब्रीफली इसको देख लेते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi1 एंड P1 इक्वल्स टू P1 नॉट Chi1, ये हमने बात कर रखी है राउट्स लॉ में। अब हमने ये बात कर ली दैट डेल्टा P दैट इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द P1 नॉट माइनस P1। अब यहां पर जो P1 टर्म है इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं दैट P1 इक्वल्स टू P1 नॉट Chi1, ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी दैट डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi1। अब इन दोनों टर्म में P1 नॉट कॉमन आ रहा है बच्चों, तो P1 नॉट कॉमन लेने पे हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस Chi1। इक्वेशन बन गई आपकी डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नॉट होल 1 माइनस Chi1। अब हमें पता है दैट Chi1 प्लस Chi2 का जो सम होता है बच्चों 1 होता है, और यहां से Chi2 की वैल्यू लेके आ सकते हैं हम, दैट इज 1 माइनस Chi1। तो 1 माइनस Chi1 जो टर्म है, 1 माइनस Chi1 जो टर्म है उसकी जगह क्या रख सकते हैं, उसकी जगह हम रख सकते हैं Chi2। तो इस 1 माइनस Chi1 की जगह हमने क्या रख दिया, Chi2 रख दिया। तो इक्वेशन बन गई डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नॉट Chi2। तो यहां से P1 नॉट को आप इधर ले आए, देन डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू Chi2। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, और हमें ये पता है दैट डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड Chi2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और ये आपका राउट्स लॉ का स्टेटमेंट निकल के आ जाता है यहाँ पर दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर? ये हुआ आपका राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। क्या? राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ने किसको एक्सप्लेन किया बच्चों, उसने एक्सप्लेन किया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। और कैसे एक्सप्लेन किया है दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हमें पता है डेल्टा P क्या होगा बच्चों, डेल्टा P होगा P1 नॉट माइनस P1, ये P1 नॉट एज इट इज है, और Chi2 is the mole fraction of solute, Chi2 is the mole fraction of solute। ये क्या होगी बच्चों, ये होगी the ratio of number of moles of solutes to the total number of moles of the solution, that is N2 upon N1 plus N2। and for the dilute solution, डायल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं बच्चों, डायल्यूट सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट काफी कम होता है विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। वी कैन से N2 इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ N1, so we can easily neglect the value of N2 with respect to N1, so the expression can be written as P1 naught minus P1 upon P1 naught equals to N2 upon N1। हमने N2 को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू N1। क्लियर? बिकॉज वैल्यू ऑफ N2 इज मच लेसर देन, मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ N1। अब यहां पर N2 क्या है बच्चों, N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें पता है, हमने डिस्कस कर रखा है दैट नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम डिटरमाइन करेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को किस एक्सप्रेस कर देंगे हम, N2 वो किसके इक्वल होगा बच्चों, W2 by M2 गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एंड N1 जो है बच्चों वो किस एक्सप्रेस करेंगे हम, वो W1 by M1 दैट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका एज इट इज रह जाएगा P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट। तो ये आ गया बच्चों आपका फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का
फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको ये मिल गया। क्लियर? तो ये इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं एक्सरसाइजेज में, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो इसी के साथ आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंप्लीट होता है। तो आज बच्चों हमने बात कर ली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, जो क्या होती है, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और हमें पता है वी हैव द टोटल नंबर ऑफ 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच आर द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, elevation of boiling point, depression of freezing point, and finally the osmotic pressure. And out of these 4 we have started the relative lowering of वेपर प्रेशर। हमने बात कर लिया आज किसकी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। उसमें हमने पहले वेपर प्रेशर की बात की, फिर हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात की, और फाइनली हमने बात कर ली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको एक्सप्लेन किसने किया था, जिसको एक्सप्लेन किया था राउल्ट ने, है ना। एक राउल्ट्स लॉ दिया था, किस नाम से, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के नाम से, जिसका स्टेटमेंट क्या था बच्चों, जिसका स्टेटमेंट था दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? तो ये हुई बच्चों आज की क्लास, इसको हम यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो अगली क्लास में हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में हल्का सा एक ब्रीफ आइडिया लेके आना आपको, जब हम अगली क्लास में मिलेंगे हल्की सी प्री रीडिंग लगा के आनी है आपको। तो आज यहीं रोकते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के साथ। क्लियर? सो विद दीज वर्ड्स हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।